ठीक है, सो एज फार एज टुडेज सेशन इज कंसर्न्ड द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, 150 क्वेश्चंस इस सेट में हमने रखे हुए हैं, तो 50 लास्ट के जो क्वेश्चंस बचे वो आज डिस्कशन में लाएंगे। सो ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव फॉर द टुडेज सेशन इज अगेन रिलेटेड टू ऑर्डर 1 इटसेल्फ। ठीक है, सीपीसी के ऑर्डर 1 से ही सवाल है। द क्वेश्चन इज नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ misjoinder of the necessary party, misjoinder of or non-joinder of the proper party, both A and B, or none of the above. अरे तुम क्यों जल्दबाजी करते हो? मैंने कल भी कितना समझाया। फर्स्टली सी द क्वेश्चन, रिकॉल द प्रोविजन एंड देन आंसर। ठीक है, ऐसे जल्दबाजी नहीं। नेसेसरी पार्टी है तो आपने उसको देख लिया कि ये हाँ नेसेसरी पार्टी। नो, फॉलो इट ना। मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर दोनों में फर्क होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऑर्डर 1 रूल 9 में हमें लास्ट की जो एक लाइन है उस पे जाना है ना, दैट इफ देयर इज द नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी देन द सूट मे गेट डिफीट, बट इफ देयर इज द मिस ज्वाइंडर of necessary party or there is the misjoinder or non-joinder of the proper party, it is not going to affect the suit. सवाल समझो ना क्या लिखा है। No suit shall be defeated by reason of misjoinder of necessary party। तो necessary party का अगर misjoinder है suit defeat नहीं होगा, because necessary party कोर्ट के सामने तो आ ही रही है ना। मिसजॉइंडर है मतलब कि प्लेंटिफ की जगह डिफेंडेंट बना दिया, डिफेंडेंट की जगह प्लेंटिफ बना दिया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है। तो उसको अगर हमें ट्रांसपोज करना पड़े दैट कैन बी डन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10, तो हो सकता है। तो नेसेसरी पार्टी ऑन रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो अगर मिसजॉइंडर एंड नेसेसरी पार्टी का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ द प्रॉपर पार्टी का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूट डिफीट नहीं होगा। लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी का नॉन जॉइंडर होता तब सूट डिफीट जो है वो हो सकता था। सो द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 101 इज ऑप्शन नंबर यस, which is the right answer, option number C. yes everyone, सभी लोग अगर C की तरफ आ रहे हैं तो आई थिंक इट इज फाइन। ठीक है, नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी अगर होगा तो सूट डिफीट हो सकता है, अदरवाइज द सूट इज नॉट गोइंग टू गेट डिफीटेड। सो no suit shall be defeated by reason of misjoinder of necessary party और misjoinder और non-joinder of the proper party, दोनों ही जो है वो ठीक है। So option number C is the right answer. Coming to the next one, ये इसमें आंसर गलत है, ऑप्शन बी लिखा है, लेकिन राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने दैट सेक्शन 15 requires the plaintiff to file a suit in a court of the lowest grade competent to try it. Here the word lowest grade refers to competency with respect to territorial jurisdiction, pecuniary, subject matter, all of the above. Yes everyone, question number 102 related with section number 15। सेक्शन 15 में लिखा गया है ना, द सूट इज टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड। तो लोएस्ट ग्रेड कौन सी कोर्ट होगी? वो कॉम्पिटेंसी कोर्ट की देखने के लिए हम क्या देखते हैं? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन व्हिच टेल्स अस दैट व्हिच ऑफ द कोर्ट इज गोइंग टू बी द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी ही सभी लोगों का आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 19 ऑफ द सीपीसी डील्स विद movable property, immovable property, both A and B, or none of the above? Yes, बहुत सिंपल सवाल है अभी स्टार्टिंग में। सेक्शन नंबर 19 of the CPC deals with movable property, immovable, both A and B, or none of the above. The right answer is option number A, that is it deals with the movable property. चलिए, coming to the next one. अगला सवाल है, a representative suit means a suit under section 91 of the CPC, under section 92 of the CPC, under order 1 rule 8 of the CPC, and all of the above. अब देखो इसमें फिर से भाई आप गड़बड़ मत कर रहा, ठीक है, सोच समझ के आंसर करिएगा। आपने रिप्रेजेंटेटिव सूट पढ़ा है, मुझे पता है, ठीक है। ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात लिखी गई है, लेकिन सेक्शन नंबर 91 एंड 92 के अंदर क्या है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है।
सो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास कुछ लोगों ने दिया है आंसर, कोई सी पे भी आ रहा है। देखो रिप्रेजेंटेटिव सूट कैसे फाइल होगा, ऑर्डर वन रूल इट इज गिविंग यू द प्रोसीजर फॉर दैट, बट सेक्शन नंबर 91 और 92 है सीपीसी में, जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटीज में सूट और कौन कौन से आ सकते हैं उसकी बात करता है। ठीक है, एक सेक्शन नंबर 91 हमारा न्यूसेंस से रिलेट करेगा, पब्लिक न्यूसेंस अगर कोई क्रिएट करता है और बहुत सारे लोग उससे अफेक्टेड हैं तो आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में केस कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग। ठीक है, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, और अगर एडवोकेट जनरल वहां पे आना चाहते हैं ही कैन आल्सो कम। और सेक्शन नंबर 92 पब्लिक चैरिटीज की बात करता है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ही होता है। सो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे ही जो प्रोविजंस है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की ही एक मैनिफेस्टेशन को ड्रॉ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज under which of the following provision deals with the framing of the issues। ये तो हंसते हंसते आंसर आने चाहिए ना। ऑर्डर 10, ऑर्डर 12, ऑर्डर 14, ऑर्डर 15। यस 14 श्योर। चलो, सो ऑर्डर नंबर 14 इज जनरली डीलिंग विद द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ऑर्डर नंबर 10 जो है दैट डील्स विद द, ऑर्डर नंबर 10 किस चीज से डील करता है? यस एवरीवन, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ऑर्डर नंबर 12 हमारा बात करता है किस चीज की? यस एडमिशंस की बात करेगा। ऑर्डर नंबर 14 फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात करेगा, एंड ऑर्डर नंबर 15 जो है डिस्पोजल ऑफ द सूट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग की बात करता है। द नेक्स्ट वन इज द ड्यूटी टू फ्रेम प्रॉपर इश्यूज रेस्ट प्राइमरली ऑन द कोर्ट, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, ऑल ऑफ द अबव। द ड्यूटी टू फ्रेम प्रॉपर इश्यूज रेस्ट प्राइमरली ऑन कोर्ट, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, ऑल ऑफ द अबव। किसकी ड्यूटी है कि वो प्रॉपरली इश्यूज को फ्रेम करें? क्वेश्चन नंबर 106। स्पीकर्स म्यूट करके रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 106, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फ्रेम प्रॉपर इश्यूज। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अगला सवाल है सूट ऑफ सिविल नेचर के कंटेंट से आ रहा है। जस्ट होल्ड ऑन, आप में से किसी का स्पीकर अनम्यूट है उसको प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 107, a suit in which a right to property is contested is a suit of civil nature if such right depends entirely on the decisions as to the religious rights, if such right depends partially on the decision on questions as to the religious rights, only if such right does not depend on the decision on the question as to the religious rights, either A or B। यस, अरे सोच समझ के आंसर करिए शालिनी। पहले क्वेश्चन पढ़ो। अ सूट इन विच अ राइट टू प्रॉपर्टी इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। तो सेक्शन नंबर 9 में जाना है ना। सेक्शन नंबर 9 में मेन पार्ट में क्या है, एक्सप्लेनेशंस में क्या है, देन ट्राई टू आंसर इट। ठीक है, सो आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम यू पीपल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ईदर ए और बी। ठीक है, देखो आपने एक सूट फाइल किया इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी इज कंटेस्टेड बाय द पार्टीज, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए जो क्वेश्चन हमें एक और क्वेश्चन डिसाइड करना है वो रिलीजियस राइट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इधर इट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द रिलीजियस राइट्स और इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द रिलीजियस राइट्स, डजंट मैटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इफ द राइट टू प्रॉपर्टी डिपेंड्स एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू द रिलीजियस राइट्स और इट डिपेंड्स पार्शियली ऑन द डिसीजन of the question as to the religious rights, दोनों ही चीजें सेक्शन नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के अंदर कवर हो जाती है। The next question is an order for arrest of defendant before judgment, an order of arrest of defendant before judgment can be obtained in any suit for land or immovable property specified in clauses A to B, just hold on, A to B of section 16 to convert unsecured debt into a secured debt, to ensure easy execution of the decree, और D है आपका none of the above। Question number 108, an arrest of a defendant before judgment can be obtained in which of the following situation? Order number 38 से सवाल है, अगर 38 अभी तक नहीं पढ़ा है तो
you can follow that in the Bear Act itself. ठीक है, वैसे हम classes में probably by Monday or Tuesday will discuss this particular topic. Yes, a question, an order for arrest of defendant before judgment can be obtained in any suit for the land or immovable property specified in the clauses A to B of section 16 to convert unsecured debt into a secured debt to ensure easy execution of a decree, none of the above. The right answer is option number D, none of the above. ठीक है, हमारा order number 38 जो है वो execution of decree से पहले, ठीक है, जजमेंट से पहले अगर हम कहें सो डिफेंडेंट के अरेस्ट करने की बात कहता है, लेकिन देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जब आप अरेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट गो फॉर पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव. जजमेंट से पहले अगर डिफेंडेंट को अरेस्ट करवाना है तो आउटराइटली द प्रोविजंस आर देयर इन ऑर्डर नंबर 38. Yes, the next question is the provision of order 39 regulates the procedure for granting permanent injunction, the procedure for granting temporary injunction, both A and B, और none of the above. आज के क्वेश्चंस थोड़े से फ्लैट नेचर के हैं, आज ही हमने क्लास में ये टॉपिक डिस्कस किया है, सोच समझ के आंसर करेंगे. रिनी, ऑर्डर नंबर 39 सीपीसी का किस चीज की बात करता है? डज इट टॉक्स अबाउट परमानेंट इंजंक्शन आल्सो? द आंसर इज नो. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन नंबर 38 जो है वो परमानेंट इंजंक्शन की बात करेगा, लेकिन सीपीसी का ऑर्डर 39 सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ये आकृति आप भी सी पे आ रहे हो, बोथ एंड बी नहीं. इंजंक्शन दो तरह की है, आज हमने क्लास में डिस्कस किया ना, रिवाइज करना उसको. क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? दो तरह की इंजंक्शन, प्रोबेबली हम तीन तरह की कह देते हैं, परमानेंट इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन एंड द टेम्परेरी इंजंक्शन. जो परमानेंट इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हमें मिलता है, लेकिन टेम्परेरी इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट हमें सीपीसी के ऑर्डर नंबर 39 के अंदर मिलता है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर देयर आर टू और मोर प्लेंटिफ्स इन अ सूट. अगर एक सूट में एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स है, द सूट कैन बी विड्रॉन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द प्लेंटिफ्स. The part of claim can be withdrawn by one of the plaintiff without the consent of all the plaintiffs. One of the plaintiffs may withdraw from the suit to the extent of his own interest in it, and D है आपका none of the above. Question number 110. If there are two or more plaintiffs in a suit, the suit can be withdrawn without consent of all the plaintiffs. A part of claim can be withdrawn without the consent. One of the plaintiffs may withdraw from the suit to the extent of his own interest in the suit, and option D है none of the above. सोच समझ के आंसर करिए. मेरे ख्याल से आंसर तक पहुंचना मुश्किल नहीं है. कसक आप दोबारा से अपने आंसर को रेक्टिफाई करेंगे. ठीक है शिल्पा, आप भी ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी को दोबारा से पढ़ो, क्या कह रहा है? A part of claim can be withdrawn by one of the plaintiffs without the consent of all the plaintiffs. So it is not possible. Yes, अगर एक सूट में एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं, ठीक है, तो आप अगर विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको बाकी प्लेंटिफ्स का कंसेंट चाहिए. बिना प्लेंटिफ्स के कंसेंट के आप विड्रॉ नहीं कर सकते. लेकिन अगर एक व्यक्ति का जितना इंटरेस्ट है उस सूट में, वो उतना इंटरेस्ट अपना विड्रॉ करना चाहता है, ठीक है, तो उतने के लिए सीपीसी उसको अलाउ कर देगा. सो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. बाकी सभी लोगों ने सी दिया है आंसर, सिर्फ मेरे पास दो आंसर्स आए हैं बी में. दैट इज वन ऑफ द प्लेंटिफ may withdraw from the suit to the extent of his own interest in it. ठीक है, extent of his own interest in, जितना उस व्यक्ति का इंटरेस्ट था उतना वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन ऑल टुगेदर पूरा सूट जो है वो विड्रॉ नहीं हो पाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, where a compromise between the parties has been arrived in the execution proceedings, it is to be recorded by. अगर पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है. जैसे मान लीजिए कोर्ट में केस आया, केस आने के बाद जजमेंट पास होगी, जजमेंट पास होने के बाद एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई और एग्जीक्यूशन में पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया. द कॉम्प्रोमाइज is to be recorded by which of the following court? The court which passed the decree,
executing court, appellate court, or any of the above? Question number 111. The right answer is in section number 47. डायरेक्टली तो नहीं कहूंगा मैं, सेक्शन नंबर 47 रेड विद ऑर्डर नंबर 21 जो है वो आपको सही आंसर की तरफ लेके जा सकता है, एंड द राइट आंसर इज एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही हर क्वेश्चन को डिसाइड करती है व्हेन इट कम्स टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू डिस्चार्ज, एग्जीक्यूशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री। सो इट इज द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट व्हिच इज गोइंग टू रिकॉर्ड सच कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ये वो वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं है जो ऑर्डर नंबर 23 के रूल नंबर 3 के अंदर होता है। अगला सवाल है, अ कॉम्प्रोमाइज डिक्री इज अ डिसीजन ऑन मेरिट्स, इज अपीलेबल, ऑपरेट एज अ स्टॉपल, बोथ ए एंड बी। यस, सही आंसर तक पहुंचना है। A compromise decree is a decision on merits. The answer is no. Compromise decree is appealable. The answer is no. ठीक है, एक एक्सेप्शन हमने कल क्लास में डिस्कस करी थी, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। जर्नल तो आपका आंसर ही होता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है विद कंसेंट हुआ है तो अपीलेबल नहीं है। क्या कॉम्प्रोमाइज डिक्री एस्टॉपल की तरह ऑपरेट करती है? द आंसर इज यस, एज यू पीपल आर गिविंग मी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एन ऑर्डर ऑफ प्रिसेप्ट is primarily related to attachment, sale, delivery of the property, all of the above. Question number 113. Precept है, CPC में है, section number, yes everyone, which section? 46, 47 में कहाँ है जी? 46 में है। 47 में तो एग्जीक्यूशन अभी मैंने बात करी उसकी, है ना, जल्दबाजी में गलत 6 की जगह 7 लग गया, टाइम हो गया। चलिए, so question number 113, the right answer is option number A, that is an order of precept is primarily related to the attachment of the property. The next one is, Indian courts have the power to execute the decree passed by Indian courts to which the provisions of CPC apply. Indian courts to which the provisions of CPC do not apply. The courts situated outside India which are established by the authority of central government, or all of the above. Indian courts have the power to execute which of the following things? Yes, Indian courts to which the provisions of CPC apply, जिनके ऊपर CPC अप्लाई होता है वो तो हम कर ही सकते हैं। Indian courts to which the provisions of CPC does not apply, ये जो क्लॉज नंबर ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है, ऐसी डिक्रीज जो इंडियन कोर्ट ने पास करी है, CPC अप्लाई नहीं होता था, फिर भी उसका एग्जीक्यूशन इंडियन कोर्ट में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। एग्जीक्यूशन का जो एरिया है हमारा सेक्शन नंबर 36 ऑनवर्ड्स सेक्शन नंबर 73 तक, तो वहां पे हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये मिल जाता है 74 तक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हिच सेक्शन डिफाइंस द एक्सप्रेशन कोर्ट व्हिच पासेस द डिक्री? व्हिच सेक्शन डिफाइंस द एक्सप्रेशन कोर्ट व्हिच पासेस द डिक्री? 37, 39, 43, 45. क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, अंकिता ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो हमारा सेक्शन नंबर 37 जो है सीपीसी का, दैट इज बेसिकली डीलिंग विद कोर्ट व्हिच पासेस द डिक्री से हम क्या समझते हैं। ठीक है, कोर्ट व्हिच पासेस द डिक्री से हम क्या समझेंगे, दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 37 ऑफ द सीपीसी। बेयर एक्ट्स में भी सिर्फ बेयर मार्जिनल हेडिंग के बेसिस पे आपको ये आंसर जो है ये पता लग सकता था। ठीक है, थोड़ा सा जो लोग आंसर लेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से सेक्शन को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेक्शन नंबर 37 इज द राइट प्रोविजन। अगला सवाल है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग अ रिवीजन एप्लीकेशन इज 30 days from the decree or order sought to be revised, 60 days, 90 days, or 2 months from the decree or order sought to be revised. Yes, रिवीजन फाइल करने के लिए कितना समय? 90 days। ठीक है, ये 30 वाला कौन है? शालिनी, 30 days में होती है रिवीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 90 days जो है वो रिवीजन को फाइल करने का समय रखा गया है। ठीक है, इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द लिमिटेशन एक्ट, बट सेक्शन नंबर 115 सीपीसी में है ना, तो वहां पे कहीं साइड पे लिख देना द 90 days पीरियड इज देयर फॉर द रिवीजन ऑफ अ पर्टिकुलर डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गार्निशी प्रोसीडिंग से रिलेटेड सवाल है। जिन्होंने अभी तक ये एरिया डिस्कस नहीं किया है क्लासेस में, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में अभी तक हम पहुंचे नहीं है,
So वहीं से सवाल है that garnishee proceedings is a proceeding by which the decree holder seeks to dash of the judgment debtor in the hands of the third party. सोच समझ के आंसर करिएगा, सोच समझ के। गार्निशी प्रोसीडिंग्स में, और मुझे पूरा डाउट था कि आप लोग जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही करेंगे, ठीक है, लेकिन शालिनी ने सही आंसर दिया है। देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टीज आर आल्सो देयर इन द गार्निशी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे का बार बार ना आंसर चेंज कर लेते हो, ठीक है। सो सीपीसी में ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 46, ठीक है, ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 46 46, that will give you the right answer to this. Garnishee proceedings is a proceeding by which the decree holder seeks to the money or the movable property of the judgment debtor in the hands of the third party, ठीक है। तो movable properties are also there जो garnishee proceedings में अटैच की जा सकती है। सो जिन्होंने अभी तक ये नहीं पढ़ा है वो क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे गार्निशी का पूरा प्रोसेस, तो thereby you will get to know। चलिए अगला सवाल है, the period of detention of the judgment debtor in the civil prison may be up to 3 months, where the decretal amount exceeds 5,000, 10,000, exceeds 2,000 but does not exceed 5,000 or does not exceeds 2,000। कौन सी सिचुएशंस में जजमेंट डेटर को हम 3 महीने तक सिविल प्रिजन में रख सकते हैं? 3 महीने तक। सोच समझ के आंसर करिए। यस, क्वेश्चन नंबर 118, मेरे पास सिर्फ एक कैंडिडेट का सही आंसर आया है। देखो 2,000 रुपए से कम का अगर पैसा था कोई सिविल प्रिजन में नहीं भेजा जाएगा। 2,000 से लेके 5,000 तक अगर है तो कितना समय है सिविल प्रिजन में भेजने के लिए? यस, 6 वीक्स है कहीं पे? यस और नो? यस आ गया ना। और अगर 5,000 से ज्यादा का पैसा कर रहे हैं क्लेम हम जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, तो जजमेंट डेटर को 3 महीने तक की जो सजा है मैक्सिमम सिविल प्रिजन में डालने की वो हम करवा सकते हैं। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चंस में गलती करेंगे तो पेपर में क्या होगा? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर 5,000 से ज्यादा का अमाउंट है और जजमेंट डेटर के अगेंस्ट जो हम क्लेम कर रहे हैं, तो हम उसको सिविल प्रिजन में 3 महीने तक मैक्सिमम टाइम के लिए रखवा सकते हैं। अगर 5,000 से कम है, 2,000 से ज्यादा है तो 6 हफ्ते का टाइम है, और अगर पैसा 2,000 से कम है तो कोई सिविल प्रिजन में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The next one is, which of the following section enumerates different modes of execution of decree? इनमें से कौन सा सेक्शन है जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के डिफरेंट मोड्स की बात करता है? 41, 45, 50, 51, ठीक है। बड़े जबरदस्त तरीके से आंसर दिया। मैं तो देखते देखते आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 119, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन नंबर 51। इट विल टेल यू दैट हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री कैन बी देयर। डिफरेंट मोड्स आर देयर इन सेक्शन नंबर 51, जिसमें हमारा रिसीवर की अपॉइंटमेंट है, अटैचमेंट, अरेस्ट, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल, अटैचमेंट विदाउट सेल, वो सारी चीजें जो है सेक्शन नंबर 51 के अंदर सीपीसी में रखी गई है। दो अगेन इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। अगला सवाल, ये ज्यादातर क्वेश्चन एग्जीक्यूशन वाले एरिया से आ रहे हैं आज के सेशन में, तो जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया है, ठीक है, तो यू पीपल विल लर्न इन द क्लासेस। द इफेक्ट ऑफ अटैचमेंट इन परसुएंस ऑफ द प्रिसेप्ट इज जनरली लिमिटेड टू 1 month, 2 month, 3 month, 6 months। प्रिसेप्ट के अंदर जब टेम्परेरी अटैचमेंट करवाई जाती है तो कितने महीने के लिए वो वैलिड रहती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, that is 2 months। So क्वेश्चन नंबर 120 का द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 2 महीने तक प्रिसेप्ट के अंदर अगर अटैचमेंट करवाया है तो वो वैलिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेक्शन नंबर 46 ऑफ द सीपीसी। अगेन प्रिसेप्ट से ही सवाल है। सेक्शन नंबर 46 ऑफ द सीपीसी applies to the matter which arise after the decree has been passed, which arise after the before the decree has been passed, either A or B or none of the above। Yes,
सोच समझ के आंसर करिए सुरेंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 121 एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स की बात करेगा। डिक्री पास होगा तभी तो प्रिसेप्ट ऑर्डर करोगे, यस और नो? अगर डिक्री अभी तक पास ही नहीं हुई, जजमेंट ही नहीं बना, तो इससे पहले प्रिसेप्ट का ऑप्शन नहीं आता है। सो इट अराइजेस ओनली आफ्टर द डिक्री हैज बीन पास। देखो प्रिसेप्ट में बार बार यहाँ पे इससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, तो एक छोटा सा आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जिसको हमें अटैच करना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सिचुएशन बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिविल कोर्ट धर्मशाला में एक मैटर चल रहा था पार्टीज के बीच में। मैटर डिसाइड हो गया, जजमेंट पार्टी को मिल गया, डिक्री भी मिल गया, लेकिन अब डिक्री का एग्जीक्यूशन होना है। तो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, दैट इज द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अरेस्ट ऑफ द पर्सन, रिसीवर की अपॉइंटमेंट एटसेट्रा। देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स गिवन इन सेक्शन नंबर 51। अब धर्मशाला की कोर्ट ने जजमेंट तो पास कर दिया, लेकिन जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी अटैच करवानी है। तो प्रॉपर्टी जो है मान लीजिए हमारे धर्मशाला की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, ठीक है, द प्रॉपर्टी इज नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट व्हिच पास्ड द डिक्री। सो आपकी जुरिस्डिक्शन में जो प्रॉपर्टी नहीं फॉल करती है आप उसको अटैच नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 39 है हमारे सीपीसी के अंदर, जो क्लियर रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है दैट यू कैन नॉट अटैच एनी प्रॉपर्टी व्हिच डज नॉट लाई इन योर जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है वो किसी दूसरी कोर्ट की, मान लीजिए मंडी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है, शिमला में फॉल करती है। सो धर्मशाला की कोर्ट शिमला की कोर्ट को एक ऑर्डर जनरेट करेगी, डायरेक्शन जनरेट करेगी, जिसको हम प्रिसेप्ट के नाम से जानते हैं। और धर्मशाला की कोर्ट ये कहेगी कि आपकी जुरिस्डिक्शन, मतलब जैसे शिमला में आपको अटैचमेंट करवानी है, तो आप वहां की कोर्ट को एक चीज रेफर कर दोगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी जुरिस्डिक्शन में है, आप इसको फॉर अ टाइम बिंग अटैच कर लीजिए। अब अगर ये ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रिसेप्ट ऑर्डर कहेंगे, 2 महीने तक वैलिड रहेगा। अब विद इन 2 मंथ्स अगर मान लीजिए एग्जीक्यूशन के लिए मैटर शिमला में चला जाता है, तो शिमला की कोर्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को अंडरटेक कर लेगी और उसके पास अटैचमेंट करने की पावर अपने आप आ जाएगी। तो दैट इज हाउ सेक्शन नंबर 46 वर्क्स। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो विल यू हैव टू वेट फॉर द क्लासेस सो दैट बाय डायग्रामेटिकली अलोंग विद द बेयर एक्ट आई कैन डिस्कस इट विद यू पीपल। चलिए अगला सवाल है, which section confers a very wide and extensive power on the Supreme Court to transfer any suit, appeal or other proceedings from one high court to another high court or from one civil court to another civil court in another state? Section 22, 23, 24, 25. The right answer is option number D, that is section number 25. It gives the power to the Supreme Court for the transfer of the cases. अगला सवाल है, which section of CPC enunciates the rule of rateable distribution? आज के सेक्शन सॉरी क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो रखे गए हैं। Which section of CPC enunciates the rule of rateable distribution? 63, 68, 73, 144. The right answer is मेरे पास शालिनी अपने आंसर को आप दोबारा से लिख के भेजेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 73 इज द प्रोविजन व्हिच रिलेट्स विद द रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से बेयर एक्ट सभी लोग खोल के बैठे हैं, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है, जो पढ़े होंगे उन्होंने तो मेरे ख्याल से दे कैन आंसर इट। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, a suit to set aside a decree on the ground of lack of territorial jurisdiction is barred by which provision? 20, 21 capital A, 21 or 22? Yes, a suit to set aside a decree on the ground of lack of territorial jurisdiction is barred under which of the following provision? 20, 21 capital A, 21 or 22? 20 में क्या है? It is basically रेजिस्ट्री प्रोविजन कि जो मैटर 16 और 19 में कवर नहीं है उन केसेस में आप कहां पे सूट फाइल करेंगे। 21 के अंदर क्या है, ऑब्जेक्शन एज टू द जुरिस्डिक्शन। 22 में क्या है कि ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन अगर लगानी है तो व्हाट इज द प्रोसेस इन दैट। और 21 कैपिटल ये बताता है कि सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन द ग्राउंड ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो बार्ड है, ऐसा केस आप नहीं कर सकते। ठीक है, कि केस ने एक कोर्ट ने केस सुना, उस
कोर्ट की जजमेंट को आप एक नया सूट फाइल करके चैलेंज अगर करना चाहो और कहते हो कि इस पुरानी कोर्ट की जजमेंट को डिग्री को सेट असाइड कर दिया जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। ऑर्डर नंबर सेक्शन नंबर 21 कैपिटल ए क्रिएट्स रेस्ट्रिक्शन इन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है caveat can be lodged in a suit, appeal, proceedings other than suit or appeal, or all of the above. Caveat can be lodged in a suit, appeal, proceedings other than suit or appeal, or option number D, that is all of the above. सोच लो थोड़ा सा। चलो मैं एक थोड़ा सा टाइम दे देता हूं। 148 कैपिटल एक बार निकाल लो अगर कुछ शंका है तो। 148 capital A of CPC, section number 148 capital A will give you the right answer. क्या वहां पे proceedings word लिखा है? अगर proceedings word लिखा है, suit भी उसमें आ जाएगा, appeal भी आएगा, and other proceedings will also be there. Yes, sir. ठीक है, so option number D is the right answer. Option number D, that is caveat can be lodged in all of these proceedings, that is suit, appeal, or other proceedings also. The next one is compensation for arrest on insufficient grounds under section number 95 can be awarded up to 50,000, 25,000, 10,000 और 5,000। गलत ग्राउंड्स पे अगर आप किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच करवा लो, उसको अरेस्ट करवा दो, तो सेक्शन नंबर 95 कहता है कि कंपनसेशन देना पड़ेगा। और कंपनसेशन का अमाउंट कितना होगा? आप लोग मेरे पास ऑप्शन नंबर ए रेफर कर रहे हैं, that is rupees 50,000, it is the right answer। 50,000 तक का जो है कंपनसेशन देने के लिए कोर्ट जो है वो बोल सकता है। The next question is which section of CPC prescribes qualification for the person who intends to lodge a caveat? Which section prescribes the qualification for a person who intends to lodge a caveat? 148, 148 capital A, 149, 153 capital A. The right answer is option number B, that is 148 capital A। 148 capital A के अंदर ही बताया गया है कि कैविएट किन ग्राउंड्स पे लॉन्च होगा। कैविएट लॉन्च करने के साथ साथ आपको जो है क्या क्या प्रोसेस इनिशिएट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्टिट्यूशन। 144 से आपका सवाल है, द रेस्टिट्यूशन कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, श्योरिटीज, बोना फाइडे ऑक्शन परचेजर और ऑल ऑफ द अबव। Restitution can be claimed against which of the following person? Parties and their representatives, surety, bona fide auction purchaser, all of the above। ठीक है, रेस्टिट्यूशन देखो हमारे 144 के अंदर है कि जैसे मान लीजिए आपने कोर्ट से एक कोर्ट में केस लगाया, डिग्री ले लिया, ऑपोजिट पार्टी अपील में चली गई, आपने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स चला दी। ठीक है, जैसे ए वर्सेस बी का मैटर है, ए को डिग्री मिल गया, डिग्री मिलने के बाद उसने एग्जीक्यूशन करवाना शुरू कर दिया और बी अपील पे चला गया। डिग्री एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन अपील की कोर्ट ने, एपीलेट कोर्ट ने डिग्री को रिवर्स कर दिया, सेट असाइड कर दिया या मॉडिफाई किया है। सो जो एक जजमेंट डेटर के अगेंस्ट आपने डिग्री को एग्जीक्यूट करवा लिया, एपीलेट कोर्ट के थ्रू उस जजमेंट डेटर को रिलीफ मिला है। सो अल्टीमेटली वो प्रोसेस जो है अब रेस्टिट्यूशन का करवाया जाएगा, और रेस्टिट्यूशन जो है पार्टीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट ही क्लेम किया जा सकता है। श्योरिटीज या बोनाफाइड ऑक्शन परचेजर्स के अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन जो है वो नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से ए ही आंसर आप लोगों ने दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a civil suit, parties to the suit need not to plead what? Res judicata, estoppel, limitation, none of the above. In the civil suit, parties need not to plead. Parties को क्या चीज प्लीड करने की आवश्यकता नहीं है। रेस जुडिकाटा करना पड़ता है, एस्टॉपल करना पड़ता है, लिमिटेशन का ग्राउंड है, रेज करना पड़ेगा। सो ऊपर लिखे गए ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पार्टीज को प्लीड नहीं करना है। तो none of the above should be the राइट आंसर। ठीक है, नन ऑफ द अबव। ये मत समझ लेना कि रेस जुडिकाटा भी प्लीड नहीं करना है, एस्टॉपल भी नहीं करना है, लिमिटेशन भी नहीं करना है। इन तीनों में से हमें जो है कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखती जो पार्टीज को प्लीड नहीं करनी है। दैट इज व्हाई नन ऑफ द अबव शुड बी द आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर 144। रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चन को अगर कोर्ट ने डिसाइड किया है तो उसे हम क्या मानते हैं? डिक्री। ऑप्शन नंबर बी में अपीलेबल ऑर्डर आना था। ठीक है, अपीलेबल ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है,
थोड़ा से फास्ट एंड फ्यूरियस, डीम्ड डिक्री, यस वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ऑर्डर जो होता है और रेस्टिट्यूशन के अंदर अगर कोर्ट कोई भी क्वेश्चन को डिसाइड करता है, दोनों को ही डीम्ड डिक्री माना जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, a remedy, the remedy is available to the defendant against whom, the remedy is available to the defendant against whom। अच्छा शालिनी, एक मिनट रुक जाते हैं, शालिनी को एक डाउट है पिछले सवाल में। जी शालिनी पूछिए। सर यहाँ पर सर लिमिटेशन में हमें प्लीड करने की जरूरत क्यों होगी, क्योंकि सर सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट भी तो अप्लाई होता है। हाँ नहीं, दैट इज बेसिकली कि अगर लिमिटेशन से एक पर्टिकुलर सिचुएशन या एक पर्टिकुलर सूट बार्ड है, सो कोर्ट इज आउटराइटली गोइंग टू डिसमिस दैट पर्टिकुलर सूट। बट द पॉइंट इज that in the civil suit the parties are not required to plead. So if the limitation is the ground, the parties may plead that, ठीक है। need not to plead कह रहा ना कि parties को क्या चीज को plead करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन in all of these three options generally the parties used to plead the limitation ground also, ठीक है। So subjectively अगर हम देखें तो section number 3 limitation अगर हम अप्लाई करते हैं, so अगर parties ने limitation का ground raise नहीं भी किया तब भी कोर्ट सूट को डिसमिस कर ही देगा। लेकिन as far as the answer is concerned, ठीक है, so we can say the parties can plead the limitation ground in the defense itself. So question में objectively अगर हम देखें, so D should be the better answer because parties are going to plead the limitation ground in the written statement। defendant जो है वो ground raise करता ही करता है, but subjectively अगर हम देखें तो it is not required because अगर कोर्ट को कहीं से पता लग जाए that it is barred by limitation, so court is going to dismiss that suit, ठीक है। Okay, thank you. अभी these kind of questions are basically we can say a tricky kind of a question, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा कि ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कर देगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी को अगर राइट आंसर कर रहा है तो दैट इज आल्सो द एग्जामिनर हैज अडॉप्टेड द सब्जेक्टिव अप्रोच विद रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 3। लेकिन फिर भी रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स हम लोग पढ़ते हैं ना, तो रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स में ये चीजें मेंशन है कि अगर कोई भी आपको पास ग्राउंड है तो आपको वो रेज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वापस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 131। The remedies available to the defendant against whom an ex parte decree is passed is to file an appeal and to file an application for setting aside the ex parte decree. Both the remedies are concurrent, one debar the other. Both the remedies cannot be availed simultaneously, both B and C. Question number 131. अरे क्यों करते हो ऐसा? सोच समझ के आंसर करो ना, मैंने आपको कॉपी में भी लिखवा रखा है। ऑर्डर 9 रूल 13 जब हम डिस्कस कर रहे थे, देखो कैसे कैसे आंसर कर रहे हैं। एक व्यक्ति के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री आ गया, एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट वो सेट असाइड करने की एप्लीकेशन लगा सकता है और साथ में वो अपील भी फाइल कर सकता है। दोनों ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, ऑर्डर 9 रूल 13 और सेक्शन नंबर 96 सबसेक्शन 2। दोनों राइट्स उसके पास कॉन्करेंट हैं, एक साथ आते हैं और दोनों रेमेडीज वो एक साथ अवेल करने के लिए जा सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बस एक छोटी सी सिचुएशन होती है कि अगर उसने अपील को किसी कारण से विड्रॉ किया है तो एप्लीकेशन मेंटेनेबल रहेगा, लेकिन अगर अपील मेरिट्स पे डिस्पोज ऑफ हो गया तो एप्लीकेशन फिर मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन बोथ द रेमेडीज आर कॉन्करेंट, एक साथ आपके पास दोनों रेमेडीज आई हैं, आप दोनों रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट से दैट वन डी बार द अदर, दोनों रेमेडीज एक साथ अवेल कर लो। एप्लीकेशन को विड्रॉ करना है एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो, अपील को विड्रॉ करना है अपील को कर लो, ठीक है। एप्लीकेशन अगर डिसाइड हो जाती है उसके अगेंस्ट भी अपील जा सकती है, ठीक है। इट इज एन अपीलेबल ऑर्डर एज पर ऑर्डर नंबर 43। तो वो सारी सिचुएशन कॉपी पे रिवाइज करो, जितने भी लोग बी और सी में जा रहे हैं या डी में जा रहे हैं कॉपी पे रिवाइज करेंगे। ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 का एरिया जहां पे हमने डिस्कस किया था वहां लिखवाया होगा that these remedies are concurrent and can be availed by the concerned party simultaneously. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which section declares that no appeal shall lie against a consent decree? 96 1 2 3 और 4,
ठीक है, सो 96(3) इज द राइट आंसर। 96(1) कहता है कि अपील जनरली चला जाता है अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द सीपीसी और एनी अदर लॉ। 96(2) एक्स पार्टी डिक्रीज के अगेंस्ट अपील की बात कर रहा है। 96(3) जो है वो कंसेंट डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं जाता है, ऐसी बात करता है। और 96(4) जो है एक रिकवरी ऑफ मनी के केसेस की बात करेगा, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस से वो रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 133। इन एन इंटरप्लीडर सूट द प्लेंटिफ क्लेम्स, प्लेंटिफ क्या क्लेम करता है? नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड एक्सेप्ट चार्जेस एंड कॉस्ट, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग चार्जेस एंड कॉस्ट। सेक्शन 133, सॉरी क्वेश्चन नंबर 133, इंटरप्लीडर सूट में प्लेंटिफ क्या क्लेम करता है? व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ही क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बट ही इज गोइंग टू क्लेम द चार्जेस एंड कॉस्ट, जो भी उसका खर्चा हुआ है वो खर्चा वो क्लेम कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 134, रिविजनल पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट, 115 से सवाल है, इन द केस वेयर नो अपील लाइज टू द हाई कोर्ट, in a case where appeal lies to the high court, in both of the above cases, none of the above. Yes, revision कब entertainable होती है? In the cases in which no appeal lies to the high court. The right answer is option number A. Option number A is the right answer. जब अपील का रास्ता ना हो तो रिवीजन का रास्ता जो है हाई कोर्ट की तरफ मिलेगा। चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन देखते ही मेरे जहन में एक चीज आती है कि एचपीजेएस में 2017 या 18 में प्रीलिम्स में ये सवाल आया था, द राइट टू रिव्यू इज अ सब्सटेंटिव राइट, प्रोसीजरल राइट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सोच समझ के आंसर करिए। यस, राइट टू रिव्यू इज अ सब्सटेंटिव राइट, प्रोसीजरल राइट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कसक ने आंसर सही दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, राइट टू रिव्यू जो है वो सब्सटेंटिव भी है, प्रोसीजरल भी है। सब्सटेंटिव इसलिए है बिकॉज अगर आपके पास किसी सिचुएशन में अपील नहीं जा सकती या अपील आपने प्रेफर नहीं करी तो इट इज द सब्सटेंटिव राइट टू फाइल अ रिव्यू। ठीक है, तो रिव्यू फाइल करने का आपका अधिकार है। दूसरी चीज, प्रोसीजरल राइट क्यों है? बिकॉज there are certain situations where the court has passed the decree and procedural process order number 47 के अंदर जो रखा गया है वो ये बताता है कि आप रिव्यू किन सिचुएशंस में फाइल करोगे और कब आपके रिव्यू एप्लीकेशंस को कोर्ट अलाउ करेगा या नहीं करेगा। सो प्रोसीजरल राइट भी है बिकॉज अगर देखो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल कैसे बना, सुनते जाना, अगर किसी सिचुएशन में अपील नहीं जा सकती यू कैन फाइल रिव्यू, तो ये आपका सब्सटेंटिव राइट। नंबर 2, प्रोसीजरल कैसे बना कि आप अपील प्रेफर कर सकते थे लेकिन आपने अपील प्रेफर नहीं करी तो आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। सो दैट इज आल्सो अ प्रोसीजरल राइट। ठीक है, तो सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल दोनों है। सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। आई होप यू पीपल आर क्लियर विद दिस। यस एवरीवन, समझ आ गया कि कैसे प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव दोनों बनता है। चलिए द नेक्स्ट वन इज द रिव्यू पिटिशन इज मेंटेनेबल। चलो एक क्वेश्चन के अंदर ये आंसर हमने पहले ही दे दिया। इन द केसेस इन विच नो अपील लाइज, इन द केसेस इन विच अपील लाइज बट नॉट प्रेफर्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगर अपील लाई नहीं करती है या अपील लाई करती है लेकिन आपने प्रेफर नहीं करी, ठीक है, सो एक सब्सटेंटिव, ये पहला वाला जो ये सब्सटेंटिव प्रोविजन की बात करता है और जो सेकंड वाला है ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात करता है। ठीक है, रिव्यू फाइल करने के लिए कितना समय होता है? चलो अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन में वैसे ही पूछ रहा हूं, हाउ मच टाइम इज देयर टू फाइल द रिव्यू पिटिशन? यस, हाउ मेनी डेज? 30 डेज। ठीक है, कहां लिखा है, कहां लिखा है लिमिटेशन में 30 दिन होंगे? लिमिटेशन में कहीं पे लिखा है कि अपनी मर्जी से बोल रहे हो? ठीक है, लिमिट 123 और 124, 123 में तो नहीं है, 124 में है। 123 में एक्सपार्टी डिग्री को सेटिसाइड करने की जो एप्लीकेशन लगती है उसकी बात। द नेक्स्ट वन इज मार्क द इनकरेक्ट प्रीपोजिशन, मार्क द
Incorrect preposition. The judgment follows the decree and it must be drawn up separately. The judgment follows the decree and it must be drawn up separately. Incorrect देखना है आपको. The decree must be drawn up in the terms of the judgment. The decree need not to be in a particular form. The decree follows the judgment. Which of the following is incorrect? Decree must be drawn up in the terms of judgment, ये भी सही है. Decree follows the judgment, ये भी सही है. So option number A में जो लिखा है, that is judgment follows the decree, ऐसा नहीं होता. ठीक है. Option number A is the right answer. ठीक है. ये आप लोग C में कहाँ जा रहे हो? चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 139. In a suit for recovery of money, if the amount found due to the decree holder is declared and the manner in which the amount is to be paid, the decree is a preliminary decree, final decree, partly preliminary, partly final, or none of the above. In a suit for the recovery of money, if it is found due to the decree holder is declared and the manner in which the amount is to be paid, the decree is what? देखो सवाल पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट डिक्री होल्डर को ड्यू था, ये कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, और कैसे वो पैसा रिकवर करना है वो भी बता दिया. द मैनर इन विच द अमाउंट इज टू बी पेड दैट इज आल्सो डिक्लेयर. तो इसमें प्रीलिमिनरी वाला तो कुछ पॉइंट ही नहीं बचा. ठीक है. इट इज अ फाइनल डिक्री. प्रीलिमिनरी तो तब होता ना कि अगर फ्यूचर में कुछ करने की जरूरत पड़ती, तो वैसे तो कुछ नहीं है. चलिए अगला सवाल है, उस पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 140 है. अ क्वेश्चन ऑफ जॉइंडर ऑफ द पार्टीज इज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, सब्सटैंटिव राइट, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव. A question of joinder of parties is a matter of procedure, substantive right, both A and B, or none of the above. सिंपल सवाल है. ये substantive right नहीं है. ठीक है. Rather the joinder of the parties is a procedural aspect. ठीक है. प्रोसीजर का प्रोसेस है कि joinder करना है या नहीं करना है. Order number 1, rule number 1, and order 1, rule 3 is the right provision over this. Next question is, no appeal lie against decree passed in a summary suit, compromise decree, and order awarding compensatory cost, or both A and B. इनमें से किसके अगेंस्ट अपील नहीं जाती? कॉम्प्रोमाइज डिक्री के अगेंस्ट अपील चली जाएगी? आंसर इज नो. डिक्री पास्ड इन अ समरी सूट, समरी सूट की डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं जाता है. कहां लिखा है? चलो बताओ. कहीं पे लिखा है ऐसा दैट अगर डिक्री पास हुआ है समरी सूट में तो अपील नहीं जाएगा? इज इट रिटन एनीवेयर? यस शालिनी, इज इट रिटन एनीवेयर? द डिक्री पास्ड इन द समरी सूट इज नॉट अपीलेबल. ठीक है. देखो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. ठीक है. ऑर्डर नंबर 37 के अंदर भी नहीं मिलेगा. नीदर इट इज देयर इन द एरिया रिलेटेड टू द अपील्स. ठीक है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कॉम्प्रोमाइज डिक्री. डिक्री पास्ड इन द समरी सूट इज आल्सो अपीलेबल, एंड एन ऑर्डर ऑफ अवॉर्डिंग द कंपनसेटरी कॉस्ट इज आल्सो अपीलेबल. तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसके लिए हम सेक्शन नंबर 104 देखते हैं, और डिक्री पास्ड इन समरी सूट ये अपीलेबल होती है. ठीक है. देयर इज नो सच डाउट. यस जस्ट या. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी डील्स विद मिसलेनियस कॉस्ट, कंपनसेटरी कॉस्ट, कॉस्ट फॉर कॉजिंग द डिले, और ऑल ऑफ द अबव. सीपीसी जो है वो किस चीज से डील करता है? मिसलेनियस कॉस्ट, कंपनसेटरी, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, और ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी. यस. चलो. सो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. मिसलेनियस कॉस्ट भी लगा देते हैं, कंपनसेटरी भी लगती है. 35 कैपिटल ए कैपिटल बी के अंदर दोनों चीजें हैं जो कवर हो जाती हैं. सो इट इज ऑप्शन नंबर डी. जो सारी तरह की कॉस्ट है वो कोर्ट लगा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सूट फॉर पार्टीशन all the sharers are necessary parties, proper parties. Necessary and proper depends upon the facts of the case, and D, none of the above. को शेयरर्स पार्टीशन के केस में सभी लोग नेसेसरी पार्टीज माने जाएंगे.
ठीक है, बिना उनको सुने जो है कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकती, अगर दे देती है तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 अप्लाइज टू सूट्स, अपील्स, एग्जीक्यूशंस, ऑल ऑफ द अबव। ऑर्डर 2 रूल 2 किस चीज पे अप्लाई होगा? ठीक है, वन आंसर आई एम गेटिंग। ठीक है, 2 आ गए। ठीक है, सूट पे अप्लाई होता है, वेरी गुड। देखो ऑर्डर 2 जो है वो फ्रेमिंग ऑफ द सूट की बात करता है, और ऑर्डर 2 रूल 2 इज जनरली एप्लीकेबल टू द सूट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 144 का द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑर्डर 2 रूल 2 अप्लाइज टू द सूट्स बट इट डज नॉट अप्लाइज टू द अपील्स और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीपीसी डिफाइंस प्लीडिंग्स एज प्लेंट, WS, plaint or WS, none of the above। इसका आंसर आप लोग करते चलिए और मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट बोथ आर टू बी कॉल्ड एज द प्लीडिंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द कोड फॉरेन स्टेट मे फाइल अ सूट? फॉरेन स्टेट मे फाइल अ सूट 82, 83, 84, 86। ठीक है, so the right answer is section number 84, that is the foreign state may file a suit as per section number 84। जो डायरेक्शंस दी गई हैं उनको हम फॉलो करते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। the pleadings should contain facta probanda, probentia, both, none of the above। pleadings में क्या होना चाहिए? facta probanda, probentia, both और none of the above। so option number A is the right answer। facta probanda should be there in the pleadings, probentia नहीं होना चाहिए, एविडेंशियरी फैक्ट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स की जरूरत है। और कल एक क्वेश्चन भी हमने इसी पॉइंट पे डिस्कस किया था जिसमें 3 ऑप्शंस थे, फैक्टा प्रोबेंस, प्रोवेंडम, तो और वन अदर ऑप्शन वाज आल्सो देयर। सो उसमें राइट आंसर जो था वो फैक्टा प्रोबेंस था। शालिनी ने मेरे पास आंसर बहुत अच्छे से बना के दिया। आई हैड शेयर्ड दैट इन द ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, तो उसको एक बार फॉलो कर लेना। फैक्टा प्रोबेंस और प्रोवेंशिया दोनों ही चीजें एविडेंशियरी फैक्ट से ही रिलेटेड होती है। Coming to the next question, this is the third last question, I think. An order allowing or disallowing the application for amendment is a decree, appealable order, appealable, none of the above। सोच समझ के आंसर करिएगा। ऑर्डर 6 रूल 17 जब हमने पढ़ा तो वहां पे डिस्कस किया है। An order allowing or disallowing an application for amendment is decree नहीं है, appealable order भी नहीं है शालिनी जी। ऑर्डर नंबर 43 में 6-17 को, ऑर्डर 6 रूल 17 को जगह नहीं मिली है, तो अगर वहां पे जगह नहीं है तो वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं होगा, वो अपीलेबल नहीं है। उसमें सिर्फ रिवीजन फाइल हो सकती है। ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन अगर आपने फाइल करी, कोर्ट ने अलाउ कर दी, डिसअलाउ करी, अपील नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी सभी ने सही आंसर किया है। चलिए, कमिंग टू द second last question for today, that right to sue survives if the plaintiff survives, if the LR survives, if the cause of action survives, or either A or B। बड़ा सिंपल सवाल है। ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 1 याद करो, और right to sue survives if the cause of action survives। so option number C is the right answer। and the last question for today is related to section number 96। ठीक है, under section 96 of the CPC an appeal can lie against original decree, preliminary decree, decree passed by the appellate court, or none of the above। Question number 150, section number 96, appeal lies against the original decree। प्रीलिमिनरी डिक्री वाला यहाँ पे नहीं बात बनेगी, वो 97 में चलता है। डिक्री पास्ड बाय द एपीलेट कोर्ट, अगर एपीलेट कोर्ट ने डिक्री पास किया है तो सेकंड अपील जाएगा और वो सेक्शन 100 के अंदर जाएगा। सो सेक्शन नंबर 96 के अंदर जो अपील जाता है वो ओरिजिनल डिक्री से जाता है, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन, मेरे ख्याल से आज काफी लोग आंसर्स सही कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस प्रोबेबली डायरेक्ट बेस ज्यादा थे, तो इसीलिए आंसर्स भी ठीक आए हैं। आई बिलीव द कॉन्फिडेंस लेवल शुड आल्सो बी बूस्टेड इन यू पीपल। यस, हुआ थोड़ा सा लग रहा है कि सीपीसी आ रहा है। यस एवरीवन, यस सर। ठीक है, अभी जो लास्ट के सेशंस किए, जो पहले के हमारे लगभग 101 सवाल जो हमने पिछले 4 सेशंस में डिस्कस किए थे, उनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही थी। मेरे ख्याल से प्रोबेबली
the difficulty which you people face is in the questions related to the subjective approach, या फिर जहां पे जो है थोड़ा सा conceptual चीज पूछ ली जाती है वहां पे गड़बड़ कर जाते हो, सो उस पे थोड़ा सा दोबारा से काम कर लीजिएगा, ठीक है। सेशंस दोबारा से अगर सुनने होंगे तो वहां से सुन लेना, अदरवाइज इन द अपकमिंग टेस्ट सीरीज आल्सो दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, तो वहां से भी अगर रेक्टिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हमारा शाम का सेशन नहीं है, ठीक है, बाय टुमारो वी आर नॉट हैविंग दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। अब ये वाली क्लास हमारी मंडे को चलेगी, सीपीसी के ही अभी प्रोबेबली मुझे 100 एक क्वेश्चन लगभग और डिस्कस करने हैं आपके साथ, फिर उसके बाद हम एविडेंस पे स्विच करेंगे, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 क्लासेस अभी सीपीसी पे और हम लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।